Hello everyone, good afternoon to all. Welcome to Ekam Study Center. नेक्स्ट आज हम हिंदी का वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है और विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या होता है? सार्थक पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ तथा भाव को स्पष्ट अभिव्यक्त करे, वाक्य कहलाता है। वर्णों का पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे हमें उसके अर्थ का और भाव का पूर्ण रूप से स्पष्ट पता चले, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य के दो खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? वाक्य के दो खंड होते हैं। कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। उद्देश्य, वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य है। वाक्य का कर्ता ही उसका उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आदि का आधार वही होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उस वाक्य का उद्देश्य होता है। जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वाक्य में कोई भी किसी के बारे में कुछ कह रहा है, वो क्या है? वाक्य का उद्देश्य। विधेय क्या होता है? कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। कर्ता के विषय में क्या होता है? जो कुछ कहा जाता है। जैसे अभी देखो, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। मोहन क्या है? उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बोला गया है। और फुटबॉल खेल रहा है, विधेय। मेरी माताजी, उद्देश्य है, स्कूल में पढ़ाती है, ये क्या है? विधेय। ठीक है। उसके बाद है, उसके वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये तो वाक्य के खंड थे। वाक्य किससे बनते हैं? उद्देश्य और विधेय से मिलकर बनते हैं। दो खंड थे और इसके भेद कितने हैं? वाक्य के भेद हैं 8। ठीक है। फर्स्ट है विधानवाचक, क्रिया के करने या होने का पता चले। क्रिया के करने या होने का, जिसे क्रिया के करने या होने का पता चले, वो कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य कौन सा है? क्रिया के ना होने का, निषेध ना होने का पता चले। थर्ड है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो। ठीक है। अगला है संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का पता चले। नेक्स्ट है 6 नंबर है इच्छावाचक, जिनमें इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभ कामना का पता चले। इसमें किसका पता चले? इच्छा, आशा, आशीर्वाद, शुभ कामना का पता चले, उसे कौन से वाक्य बोलते हैं? इच्छावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञा या अनुमति का पता चले, भी कोई आज्ञा दे रहा है या अनुमति ले रहा है, उसे कौन से वाक्य बोलते हैं? आज्ञावाचक। विषमयादि वाचक वाक्य कौन से होते हैं? हर्ष, हर्ष मीन्स खुशी, शोक, दुख, घृणा, नफरत, आश्चर्य का पता चले, वो कौन से वाक्य होते हैं? विषमयादि वाचक। इसमें वाक्यों के भेदों के मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं, जिससे आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन से वाक्य हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, रचना की दृष्टि के वाक्य के आगे दो भेद किए गए हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है। संयुक्त कौन सा होता है? जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा वाक्य किसी योजक से जुड़े हो। जैसे मैं बीमार था इसीलिए स्कूल नहीं आया, इसीलिए क्या है? योजक। ये स्कूल नहीं आया अलग से वाक्य, और मैं बीमार था ये अलग से। 2 वाक्य जुड़ गए,
योजक से। ये कौन सा है? संयुक्त वाक्य। आगे है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य गौण हो तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? मिश्रित वाक्य। ठीक है, वो कौन सा एग्जाम्पल की देख साथ समझते हैं। उस लड़के को बुला लाओ जो सबसे लंबा है। ठीक है, इसमें एक वाक्य उपवाक्य जो है प्रधान है, बाकी अन्य वाक्य उसके गौण है, उसके साथ जुड़े हुए। उसे कौन से वाक्य बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। वाक्य के खंड कितने हैं? 2 है, उद्देश्य और विधेय। और उसके बाद वाक्य के भेद किए गए थे जो कि 8 हैं। ठीक है, उसके बाद वाक्य के कितने भेद किए गए थे? रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद किए गए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है जी, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगला हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं है भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो सिलेबस में नहीं दिया गया है। विराम चिन्हों के बारे में भी पता होना चाहिए। कौन से? लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, मतलब कि हम लिख रहे हैं फिर रुक गए, उनको स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक, कोष्टक, प्रेषणवाचक, निर्देशक चिन्ह, उदाहरण, विवरण, लाघव, योजक, त्रिट, इनके चिन्ह दिए गए। और इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, क्या बोलते हैं इनको। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश में पता होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं मालूम रहता है। अल्प विराम, फर्स्ट क्या है? अल्प विराम, उसका चिन्ह क्या है? देखिए, इसे क्या बोलते हैं? कॉमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। ये किसके लिए प्रयोग होता है? जब हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम मीन्स सेमीकोलन। ठीक है, अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकना पड़े, मतलब कि पूरी तरह जब ख़त्म हो जाती है वाक्य उस टाइम नहीं लगाया जाता, जब थोड़ा टाइम मतलब कि अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़े, ठीक है, तब लगाया जाता है। पूर्ण विराम क्या होता है? फुल स्टॉप। कथन पूर्ण होने पर अंत में लगने वाला चिन्ह, जब वाक्य पूरा हो जाता है, मतलब कि बात बोली जा सकती है, कई लिखी गई हो पूरी, तो उसमें ये पूर्ण विराम का फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ये कब लगाया जाता है? विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, तो उनके साथ ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। प्रेषणवाचक, ये सभी को ही पता है, प्रेषण सूचक वाक्य के अंत में होता है जब किसी से प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, उसके बाद है कोष्टक। कोष्टक क्या होता है? ब्रैकेट। इंग्लिश में किसी पद या पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या क्रम सूचक अंकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह डैश, इसका प्रयोग आगे आने वाले विवरण को भी आगे है, कुछ विवरण को संकेतित करने या संवादों में इसका प्रयोग ज़्यादातर नाटक में किया जाता है। ठीक है, नाटक जब लिखते हैं। उसके बाद है उदाहरण, इन्वर्टेड कॉमा, जिसे क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, जब किसी दूसरे के उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जैसे किसी परिभाषा को, किसी राइटर की परिभाषा लिखते हैं तो उसे उदाहरण के चिन्हों में लिखा जाता है। उसके बाद है विवरण,
किसी विषय को क्रम में लिखना है, किसी भी विषय को अगर क्रम में लिखना है तो विवरण का प्रयोग किया जाता है लाघव। लाघव का प्रयोग कम किया जाता है, फिर भी किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगाया जाता है। हाँ, जैसे डॉक्टर शर्मा, मतलब कि डॉक्टर को पूरा नहीं लिखा तब इसका लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जोजक क्या होता है ये सभी को पता है, दो शब्दों को जोड़ता है। उसके बाद है त्रुटिपूर्वक, जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है, ये तो हम सभी करते हैं कि कुछ ना कुछ छूट जाता है, ये चिन्ह त्रुटिपूर्वक। त्रुटिपूर्वक में साइन ऑफ कैरेट्स। ठीक है जी, ये थे कुछ विराम चिन्ह। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चल रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का, क्रिया या उसके दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं? कारक। कारक कितने तरह के होते हैं ये देखिए, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, कारक के आगे चिन्ह किया गया है विविक्त, जो क्या है देखिए, कर्ता का क्या है? ने। कर्म को, करण कारक से, के साथ या के द्वारा। संप्रदान के लिए को, अपादान से, किसी में अगर से आता है किसी वर्ड में तो वो कौन सा कारक होगा? अपादान। संबंध का, के, की, न, ने, नो, रा, रे, री, ये कौन सा है? संबंध कारक। अधिकरण के चिन्ह कौन से हैं? में, पर। संबोधन हे, अरे, जब किसी को संबोधन करके बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। जैसे मीन ने दूध पिया, ने आ गया ना उसमें, तो ये कौन सा है? कर्ता कारक। उसके बाद है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार पर फल पड़ता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। दीदी ने भिखारी को खाना दिया। ठीक है, भिखारी को आ गया कर्म कारक। करण कारक क्या है? करण कारक का अर्थ क्या है? साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, से, के द्वारा, किसी के द्वारा, मतलब कि काम करने का पता चले, वो क्या है? जैसे नाई ने कैंची से बाल काटे। नेक्स्ट है संप्रदान का अर्थ क्या होता है? संप्रदान का मतलब होता है देना। कर्ता, देना। कर्ता जिसके लिए काम करे अथवा जिसे कुछ दे, उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। के लिए को, जैसे पापा मेरे लिए आइसक्रीम लाए। ठीक है, अपादान मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो। अलग, जैसे मेज से किताब गिर गई। ठीक है, वो मेरे हाथ से छूट गई, ये भी हो सकता है। अलग होना, तुलना, निकलना, डरना, ये कौन सा है? अपादान कारक। उसके बाद है संबंध कारक। जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो। जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे क्या बोलते हैं? जैसे का, के, की, रा, रे, री। यह साहिल की बोतल है, की। ठीक है, संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। उसके बाद है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
क्रिया के आधार का संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है। कमीज की जेब में रुमाल है, कमीज की जेब में, ठीक है, उसकी कमीज की जेब में रुमाल है ना। अधिकार आधार का बोध होता है ना अधिकरण का, इसलिए इसे कौन से कारक बोलते हैं, अधिकरण कारक। उसके बाद है संबोधन। संबोधन से आपको बुलाने, पुकारने या सावधान करने का बोध होता है किसी शब्द से, जैसे हे भगवान हमारी रक्षा करो, अरे इधर आओ। संबोधन कर रहे हैं ना हम, भगवान को कर रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं संबोधन कारक। थैंक यू फ्रेंड्स।